एक असमाप्त कथा के अनोखे सफर में आज सुनिए रमा सिंह द्वारा रचित एक और कहानी का शीर्षक है इट्स माई लाइफ। इंजीनियर बनने के 2 साल बाद मैं अपने कॉलेज मणिपुर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आया था प्राचार्य से प्रशंसा पत्र लेने। कॉलेज कैंपस में आकर ही मुझे लगा कि 2 साल की अवधि कम नहीं होती है। ज़्यादातर चेहरे वापस हो गए थे, कुछ इन्हीं गिने चेहरे ही बचे थे। जिस कैंपस में हमने 4 साल गुजारे थे, वहाँ आकर इस कदर अनजान हो जाऊंगा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्राचार्य के ऑफिस में जाने से पहले एक बार कॉलेज के फाटक पर खड़े होकर निहारा था अपने हॉस्टल की इमारत को, साफ सुथरी नहाई हुई सी। कर्टन कीपर की लंबी लंबी लटकती पतली पतली डालियों में अच्छी हॉस्टल कैंटीन, देशी विदेशी कारों की भरमार। लेकिन सारे शोरगुल के बीच भी मुझे कैंपस बड़ा सूना सूना लगा। जब पहली दफ़ा यहाँ पढ़ने आया था तब भी ऐसा ही लगा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यहाँ की चहल पहल में, यार दोस्तों में ऐसा खोया कि इस इमारत के आसपास को नज़दीक से देखने का मौका ही नहीं मिला था। मैं कल ही आया था, दिन भर बारिश हो रही थी। दोपहर के बाद आसमान साफ हुआ था और मैं अकेले निकल पड़ा अपनी जान पहचान वाली जगहों को देखने। जब इस क्लब के पास से गुजरा तो जैसे बहुत कुछ याद आने लगा। युवा मन की वह शाम, वह रात मन में उभर कर पसरने लगी। ठीक ठाक याद नहीं आ रहा कि सैटरडे बॉल में जाने का वह मेरा पहला दिन था या फिर कई दफ़ा वहाँ के माहौल में भौचक रहने के बाद आज पहली बार अपनी कसवाई सोच की मेरी तंद्रा टूटी थी। मध्यम मध्यम रोशनी से मेल खाती संगीत लहरी के साथ कई जोड़े पैर थिरकने लगे थे। मेरी तंद्रा तो तब टूटी जब बगल में ही अपने सहपाठी मित्र की बाहों में तन्मयता से नाचते और झूमते उसकी मित्र लीसा उससे कह रही थी, राहुल आई वॉन्ट योर बेबी। मैंने चौंकते हुए गौर से सुनना चाहा तो लीसा ने फिर दोहराया, राहुल राहुल आई वॉन्ट। सुनते ही मैं हड़बड़ा सा उसकी ओर आंखें फाड़कर देखने लगा। मन में सटाक से लीसा की बात लगी, जैसे मेरी मम्मी ने कोई बहकी व्यस्क वाली बात करते सुनकर जोर का एक तमाचा लगाया और मेरे कान झंझना गए। चेहरा लाल हो आया हो। मैं हकबकाया सा घूमकर उस ओर देखने लगा। क्या हमारे यहाँ हमारे घर आंगन की लड़की गैर मर्द से यह बात कह सकती थी? क्या बिन्नो से ऐसी ही कोई बात कही होगी? लीसा के संग नाचते हुए राहुल की आंखें मुझसे मिली। वह एक रस भरी मुस्कान मेरी तरफ फेंक कर फिर उसके साथ नाचने लगा। राहुल और लीसा ने उस रात शायद कुछ ज्यादा ही पी ली थी। म्यूजिक के लय ताल के संग उनके पैर बंद नहीं पा रहे थे। लीसा बीच बीच में जैसे यह बात याद आ जाती हो, अपने उस रट आई वॉन्ट योर बेबी को दोहराती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी आवाज लचरने लगी थी। राकेश मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरे ही कस्बे का रहने वाला था। वह भी हम लोगों के साथ वहाँ था। वह हंस रहा था। अपने भीतर एक जोरदार ठहाके को जज्ब किए ही हंसी के फव्वारे थे कि उसके मुंह से फूट ही पड़े। लंबा गोरा सा मुंह राकेश, जिसकी आंखें भूरी थी, उस छन छन कर आती रंग बिरंगी रोशनी में आकर्षक लग रहा था। वह हंसता हुआ लीसा को आश्वस्त कर रहा था, डोंट वरी लीसा, यू विल गेट राहुल्स बेबी। राहुल भी उस परिवेश का कोई पुराना खिलाड़ी नहीं था। उसमें भी अंदर से एक हिच थी जो स्वच्छंद होकर उसके भीतर से उसे बाहर आने नहीं दे रही थी। राहुल आंखों ही आंखों में राकेश को ऐसा बोलने के लिए फटकार रहा था, लेकिन राकेश जैसे आज अपने शरारतीपन पर उतर आया था। वह उतना ही हंस रहा था, वैसे ही बेफिक्री से लीसा को आश्वस्त कर रहा था। तभी मेरे साथ मेरी क्लासमेट आ लगी। लेट्स डांस। वह मुझे स्टेप्स पहचानने का मौका देती धीरे धीरे डांस कर रही थी। मैं उसके डांस के स्टेप्स में बहुत देर तक उलझा रहा। मुझे भी मजा आने लगा था। राकेश न जाने कहां से बिल्कुल अपरिचित चेहरे की काली मोटी सी एक डांस पार्टनर ढूंढ लाया था। उसके साथ पैर में पैर मिलाकर थिरक रहा था, हंस रहा था। जैसे हम लोगों को चिढ़ाने के लिए ही उसने अपने रंग रूप के अनुकूल पार्टनर चुना था। धीरे धीरे मेरे शरीर का अंग अंग थिरकने लगा था और गाने की धुन वहाँ की धीमी रोशनी में तैरती हुई आकर रग रग में समाने लगी थी। उन्मुक्त उल्लास के अतिरेक में बहते हुए मैंने महसूस किया कि बिना नशा के यह सब भोगना ज्यादा मजा देता है।
इंग्लिश रैप गाने के बोल, जिस पर अनेकों जोड़ी कमर और पैर मचल रहे थे, लहरा उठे। इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, स्टॉप पुशिंग मी, स्टॉप पुशिंग मी। वैसे बॉल डांस शुरू हुआ करते थे करीबन 11 के बाद ही। उस दिन भी 11 के करीब ही शुरू हुआ था। रात गहराने लगी थी और अब क्लोज बॉडी डांस शुरू हो चुका था, जहाँ सिर्फ बहुत ही इंटीमेट जोड़ी रह जाती है, बाकी लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। जब राकेश और मैं भी हाथों में हाथ डाले बाहर निकलने लगे तो राहुल और लिसा कहीं नहीं दिखे। मेरा मन हंसा। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड लिसा को अपना बच्चा देने गया है क्या? राकेश की पुरानी आदत थी कि वह न तो धीरे धीरे हंस सकता था, न ही चुप रहकर मन ही मन मुस्कुरा सकता था। वह जब भी हंसता जैसे चारों दिशाओं को जगा देता। उस वक्त भी अपनी आदत के अनुरूप मुंह से कुछ नहीं बोला, बस हॉल से बाहर निकलते ही मुझे आंख मारी और जोरदार ठहाका लगाया। जो बात मैं राहुल और लिसा के लिए सोच रहा था, वही उसका ठहाका भी कह रहा था। ऐसे कई मौके, अनेकों संदर्भ और ढेर सारे वाक़ये वहाँ की जिंदगी थी, जिसे हम कुछ एक अपने दुबके छोटे शहरों से आए उस इंजीनियरिंग और उससे सटे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी देख रहे थे, जी रहे थे, जीना चाह रहे थे। मेरा कभी कभी जी चाहता था यहाँ के माहौल को किसी जादुई करिश्मे से हूबहू इसी रूप में अपने शहर, अपने आंगन में ले जाकर पसार दे, मीना बाजार की तरह। ऐसा सोचते हुए अपने कस्बे का वह मीना बाजार याद आ गया जो हर साल लगा करता था। उस मीना बाजार में तरह तरह की अजूबा लगने वाली चीज़ों को वहाँ की बूढ़ी, जवान और बच्चों की आंखें देख पाती थी। हाँ, तो वहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बनने आए छोटे और बड़े शहरों की इस जमात को यदि मैं उसी वही के रंग ढंग में लाकर अपने आंगन में खड़ा कर दूँ तो? और तब राहुल की माँ, जो बिना जूता खोले घर के अंदर नहीं घुसने देने की परंपरा को समेटे जी रही थी, यदि लिसा की उस भरभराई रट लगाती, नशे में झूमती बातों को सुन लेती तो निश्चय ही बेहोश होकर वही उसी लिसा के सामने गिर जाती। और मेरी पड़ोस की बिन्नू, उसकी तो आंखें फटी रह जाती। एकदम वह सब देखती अपने दाहिने हाथ की उंगली से बाईं कलाई पर चिकोटी काटकर अपने को जांचती कि कहीं यह सब स्वप्न की बातें तो नहीं है। उस पुराने चेहरे, वाक़ियों को याद करने के दरमियान मुझे जेनी जेम्स याद आ गई। अभी वह वही होगी, अपने मेडिकल कॉलेज में ही। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया उन गुजरे दिनों का। वह इन दिनों हाउस जॉब कर रही होगी। जेनी ने जब मुझे राखी बांधी थी तो सुखद आश्चर्य हुआ था कि उस उन्मुक्त और स्वच्छंद माहौल में भी राखी बांधने जैसे रिश्ते याद रखे जाते हैं। जेनी ने न सिर्फ मेरी कलाई में राखी बांधी थी, बल्कि ईमानदारी से अपने सुख दुख भी मेरे साथ बांटे थे। उस दिन भी मुझे बिन्नो की याद आई थी। पता नहीं बिन्नो से मेरा क्या रिश्ता था, लेकिन उसके साथ मुझे कागज की नाव बनाकर नालने में डालना अच्छा लगता था। जल की लहरों पर सहमती थरथराती उन नावों को दूर तक जाते देखना एक अलग तरह की अनुभूति थी। हमेशा हम दोनों को पछतावा होता कि कम से कम एक नाव भी उस पार क्यों नहीं लगती। जेनी जेम्स से मेरी मुलाकात न्यू जेसिस क्लब के एक वार्षिक समारोह में हुई थी। जेनी जेम्स वहाँ के मेडिकल कॉलेज में आने के पहले +2 के बाद मुंबई के जेवियर कॉलेज में बीएससी कर रही थी। उसके माता पिता विदेश में रहते थे और अकेली संतान वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कभी कभार अपने लोकल गार्जियन के यहाँ एक आर्टिफिशियल घर का आनंद ले फिर वापस हॉस्टल की एकरस जिंदगी में लौट जाती थी। तभी उसकी मुलाकात फिरोज नाम के एक ईरानी लड़के से हुई। जेनी ने अभी अपना बचपन पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं था। वह पूर्ण युवती भी अभी नहीं हुई थी कि फिरोज से उसका प्यार पनपने लगा। फिरोज ने उसे यौवन की दहलीज पर पांव जमाने में, मादकता से उसका परिचय करवाने में अपने संग साथ से बढ़ावा दिया था। प्रकृति की जिन इनायतों ने उसे आकर्षित किया था, उसका स्वाद भी उसने ही चखाया था। फिरोज को पाकर कुछ ही दिनों में वह पूर्ण युवती बन गई थी। लेकिन न जाने कहाँ से क्या टूटा, क्या हुआ,
कि अभी प्रेम की वर्षगांठ भी नहीं मनी थी कि वे अलग हो गए और नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से दूरी बना ली। पहल फिरोज ने ही की होगी, क्योंकि उससे मिलने के बाद जितनी वह उल्लसित रहने लगी थी, अलग होकर उतनी ही उदास और मायूस हो उठी। अब तो वह मुंबई में रहना भी नहीं चाहती थी। अपार धन दौलत की अकेली वारिस थी वह। मुंबई में नहीं रहना था तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आ गई। जेनी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह 14 फरवरी की रात थी। वैलेंटाइन डे के लिए न्यू जेसिस क्लब को एक प्रेयसी की तरह सजाया गया था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ था। जेकब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था। अन्य दोस्तों की तरह वह भी मेरा दोस्त था। यह तो बाद में मैं जान पाया कि वह न सिर्फ मुझे पसंद करता था, बल्कि मैं उसका अजीज दोस्त और बाद में उसका राजदार बन गया था। डांस करते हुए उसकी नज़र कोका कोला की चुस्की लेती जेनी से उलझ गई। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने आकर हम लोगों से फुसफुसाहट की आवाज़ में उसे दिखाते हुए कहा, वाओ, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। तब तक मैं जेनी को नहीं जानता था। मैंने भी उस वाओ, फैंटास्टिक और ब्यूटीफुल वाली दिशा की ओर देखा। मासूम, कमसिन, नक्काशी किया चेहरा और बदन। बार बार उसके स्ट्रेट हेयर उसके चेहरे पर आ जा रहे थे, जिसे अपने हाथों से वह पीछे की ओर कर दे रही थी। उसके छलकते रेशम से बाल किसी शैम्पू के विज्ञापन की याद दिला रहे थे। जेनी सच में बहुत खूबसूरत थी। जब वह हंसती तो उसकी हंसी होठों के कोर में बहुत देर तक ठहरी रहती, जो उसके गालों में बने डिम्पल में समा जाती। उसे उन्मुक्त हंसते हुए कोई देख ले तो वह छवि बहुत दिनों तक आंखों में बसी रह जाती होगी। उसकी आंखों में अपने कुछ खास होने के दर्द की लहर को कोई भी आसानी से समझ सकता था। जेकब भी कमाल का आदमी था। कमाल भी नहीं कह सकते, सच पूछा जाए तो वहाँ की आबो हवा ही ऐसी थी कि माहौल विदेशी होने पर आमदा थी। वह डांस कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और आंखें जेनी पर थीं। कुछ देर बाद जेकब चला गया था अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ किसी पास के रेस्टोरेंट में, जिसे वहाँ बिठाकर उसकी सहेलियों में उसे उलझाकर वह फिर वापस आ गया था न्यू जेसिस क्लब। मेरे दोस्त मोहित, राकेश और मैं वहीं बैठे हुए थे। जेरी हम लोगों से दूर पर बैठी गुमसुम आते जाते लोगों को देख रही थी। कभी कभी किसी परिचित से हाय हल्लो कर फिर चुपचाप बैठी कोल्ड ड्रिंक पीने लगती। चूंकि जेकब ने जेनी को दिखला दिया था, सो बार बार हम लोगों की आंखें उस ओर उठ जा रही थी। उधर जेनी थी कि हम लोगों से बेखबर अपने आप में गुम थी। यह तो बाद में जाना कि उन दिनों वह फिरोज की बेवफाई से मरमाहत एक संताप में जी रही थी। जेकब वापस आकर जेनी के पास बैठ गया था, उससे बातें करने लगा था। फिर कुछ क्षण बाद वह मुस्कुराते हुए उसकी बातों का, उसकी मुस्कुराहटों का जैसे जवाब दे रही थी। हम लोगों ने दूर बैठे ही अंदाजा लगाया कि उसने जेनी से शायद अपनी पसंद का इजहार किया होगा और दूसरे ही दिन साथ लंच की पेशकश भी, क्योंकि दूसरे दिन दोनों को लंच लेते साथ देखा गया था। उसके बाद तो अक्सर जेकब और जेनी कहीं न कहीं साथ दिख जाते थे। धीरे धीरे उनके साथ होने में बड़ी तेजी से फर्क आने लगा था। अब उनके संग साथ को देखकर आसानी से उनके बीच के गहरे संबंध को समझा जा सकता था। जेकब उन दिनों मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का एंग्री यंग मैन इमेज का हीरो हुआ करता था। वह मुझे अपना खास दोस्त कहा करता था, सो उसकी बदौलत मुझे भी इज्जत मिलती थी। जेकब जेनी के साथ थी 1 साल सीनियर की हैसियत से वही MBBS कर रहा था। प्रेम मोहब्बत के इन जज्बातों में बहते हुए भी जेनी अपने हर सेमेस्टर में प्रथम आती थी और जेकब अपने हीरोपन की वजह से सेमेस्टर पार नहीं कर पाता था। जब जेकब ने इस तरह अपने कई साल बर्बाद कर लिए तो उसके पिता ने उसे अमेरिका बुलाया था। जेकब के पिता अमेरिका में थाई कंपनी के न केवल वाइस प्रेसिडेंट थे, बल्कि एक जाने माने इंजीनियर की हैसियत भी उन्हें हासिल थी। पिता ने जेकब को आगे की योजना की बात करने के लिए बुलाया था। अमेरिका जाने से पहले उसी ने जेनी को मुझे राखी बांधने को उकसाया था।
इसलिए नहीं कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं था, बल्कि वह जेनी और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता बनाकर जाना चाहता था ताकि मैं जेनी का ख्याल रख सकूं। वह अमेरिका जाने से पहले मुझसे मेरे कमरे में आकर अकेले में मिला था। अमूमन हम लोग बाहर ही मिला करते थे। आज पहली दफ़ा वह मेरे कमरे में मेरे साथ था। उस दिन वह बहुत देर तक मेरे पास बैठा रहा। अपने घर परिवार की बहुत सी बातें भी उसने बतलाई थी। कुछ देर के बाद वह चुप हो गया था। वह जेनी को छोड़कर जा रहा था, सो उदास था। आज पहली दफ़ा वह किसी लड़की के लिए इस कदर जज्बाती हो रहा था। आज तक मैंने जैकब को इतना कमज़ोर, इतना भावुक और ऐसा निरीह ढांचे में ढला नहीं देखा था। उसके चेहरे की वो बेपरवाह हंसी जैसे कहीं खो गई थी, बल्कि लंबे चौड़े कद काठी के साथ उसकी भीगी बातचीत और बिल्कुल अपरिचित जैसा खामोश चेहरा मेल नहीं खा रहा था। दरअसल आज तक मैंने उसे इस रूप में देखा ही नहीं था। आज एकाएक उसके भीतर झांकने का मौका मिला तो मैं उसके अंदर के भावुक इंसान को देखकर चकित रह गया। उसने यकीन दिलाया था कि जेनी को वह बहुत चाहने लगा है और उसे खो देने का भय उसे जब तक डराता रहता है। वह कुछ देर यूं ही गुमसुम अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखकर हिलाते हुए सिगरेट का धुआं निकालता रहा। कुछ देर बाद जैसे मेरे वहाँ होने का उसे भान हुआ तो मेरे कंधे पर हौले से अपना हाथ रखते हुए बोला, पता है मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? यहाँ के अपने सभी दोस्तों को जानता हूँ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तुम अभी भी जिस संवेदना से जुड़े हो उस जैसी संवेदना को हम लोग बहुत पीछे अपनी अंधी दौड़ में छोड़ चुके हैं। तुम ही एक ऐसे हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मेरे पीछे जेनी का ख्याल रखना। जैकब को गए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जैकब और जेनी के परिचितों ने जैकब के खिलाफ जेनी के कान भरना शुरू कर दिया कि जैकब किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हो सकता है, कि उसके लिए एक लड़की बस कुछ ही दिनों की चीज़ होती है, कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए ही वह अमेरिका चला गया है। लेकिन मैं जानता था कि जेनी से मिलने के बाद उसकी खोज जेनी में ही आकर खत्म हो गई थी। वह वास्तव में अब सिर्फ जेनी को ही चाहने लगा था, नहीं तो वह मुझसे भला झूठ क्यों बोलता? पता नहीं जेनी अपनी सहेलियों की बातों से भड़क उठी थी या फिर अपने प्रथम प्यार फिरोज को जैकब में खोजते खोजते थक गई थी। कुछ कहा नहीं जा सकता था। हो सकता है उसमें फिरोज की छवि नहीं पाकर उबने लगी हो या फिर कोई और बात हो, अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैंने जेनी के साथ इस बात को लेकर कई शामें गुजारी, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रही। उसने अमेरिका जैकब को चिट्ठी लिखी कि अब जैकब का उसके साथ पहले वाला रिश्ता नहीं रहा, बहुत हुआ तो वह उसकी मित्र भर बनकर रह सकती है। कॉलेज कैंपस में जोरों की चर्चा थी कि जैकब अब वापस हिंदुस्तान नहीं आएगा, लेकिन मेरा मन कहता था और जितना मैं जैकब के मनोभाव महसूस कर चुका था उसे अमेरिका रास नहीं आएगा। उसे तो हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत पसंद थी। यहाँ की जो चीज़ जितनी पुरानी होती, जितनी एंटीक हो जाती, उसे वह चीज़ उतनी ही पसंद आती थी। शायद मैं भी उसे इसलिए ही पसंद था कि मुझ में झाँक कर वह पुराने हिंदुस्तान को, उसकी मध्य वर्गीय सहनशीलता और सहजता को देख पाता था। फिर वह एक नए हिंदुस्तान में क्यों जी रहा था, यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी। पिता का दौलत से खरीदे नए हिंदुस्तान का जायका लेना वह अपनी आदत बना चुका था और पुराने हिंदुस्तान को कमरे में सजावट के रूप में सहेज कर रखता जा रहा था। जब तक अपने आप को खोलकर मेरे सामने रखता हुआ वह कह उठता था, भारत का रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर ही मेरी जान है, अमेरिका का मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड मुझे रुचता ही नहीं। उस दिन जब मैं हॉस्टल के अपने कमरे से बाहर निकला तो सामने जैकब को देखकर चकित रह गया। दरअसल मुझे भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि अब जैकब शायद अमेरिका से वापस नहीं लौटे। उसने देखते ही मुझे बाहों में भर लिया था। सुंदर सुगठित शरीर वाला जैकब अमेरिका में रहकर आया था, सो चेहरा मोरा सेब जैसा लाल लग रहा था। इन सारी वापसी और मिलाप के पीछे उसका उदास और खोया खोया चेहरा मेरी आंखों से बचा नहीं रह पाया था। उसने मिलने मिलाने के तुरंत बाद ही जेनी की बाबत पूछताछ की। मैं उसके सामने झेप रहा था कि एक ही काम, वह भी इतना आसान था और मुझसे नहीं हो पाया। जैकब ने मेरी झेप को नज़रअंदाज करते हुए
जेनी से सिर्फ एक बार मिलवा देने की ख्वाहिश जाहिर की। जैकब जेनी के साथ मेरे अपनेपन से परिचित था। उस समय की उस घटना की वह भी गवाह था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जब तक मुझे होश नहीं आया था वह रोती रही थी। फिर जब भी वह ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाती थी, मेरे खाए बगैर किसी को खाने नहीं देती थी, जैकब को भी नहीं। वह जानती थी उसका बनाया केक मुझे बेहद पसंद था। जैकब को पता था कि अकेले में एक बार भी जेनी से उसकी मुलाकात हुई तो वह उसे मना लेगा, और शायद जेनी भी अपनी इस कमजोरी से वाकिफ थी, तभी तो उससे मिलना नहीं चाहती थी। मैं उसे मना कर थक गया था, और उसी दिन मुझे लगा कि मासूम दिखने वाली जेनी कितनी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है। न सिर्फ इतना ही, जैकब के दिए सारे छोटे बड़े उपहार भी उसने वापस कर दिए थे। जैकब अमेरिका से उसके लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लाया था। बहुत कहने पर भी जब जेनी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी तो जैकब का चेहरा अपमान से बुझने लगा था, जिसे देखकर मैंने जेनी को हल्की झिड़की दी कि एक मित्र की हैसियत से तो वह जैकब की उस उपहार को स्वीकार कर सकती है। तब जाकर जेनी ने अपनी जिद तोड़ी थी और उस उपहार को लेकर उसे एहसान जताने के भाव से धन्यवाद दिया था। उस दिन भी मुझे बिन्नो की याद आई थी। क्या वह भी ऐसी मनमानी जिद कर सकती थी? करती तो थी जब भाइयों से उसकी लड़ाई होती थी, और उसकी गलती नहीं होने पर भी माँ से उसे ही झिड़की मिलती थी, लेकिन उसके मनाने पर वह मान जाती थी। वह रंग रूप में जेनी से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बड़ी पनीली आंखें, तेल लगे बालों की 2 लंबी चोटियां। एक चीज थी जो दोनों के चेहरे से मेल खाती थी, वह थी उनकी हंसी। ये दोनों ही जब हंसती तो हंसती ही रहती, पूरा बदन हिलने लगता और आंखों में पानी उतर आता था। न जाने ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं जेनी को सोचता हूँ, बिन्नो की याद, उसकी बातें, उसकी हरकतें सहमती हुई मेरी सोच में आ बैठती हैं, जबकि ये दोनों मेरी सोच में होकर भी जैसे 2 ध्रुवों में खड़ी अलग अलग थी। जैकब जेनी से हमेशा के लिए अलग होने के बाद उस रात बहुत देर तक मेरे पास बैठा रहा। वह काफ़ी अपसेट दिख रहा था। मुझसे विदा लेकर अपने कुछ स्कूल समय के दोस्तों के पास चला गया था। तब से लेकर आज तक मेरी भेंट जैकब से नहीं हो सकी थी। उस रात विदा होते समय शायद न तो जैकब ने न ही मैंने सोचा था कि फिर एक दूसरे से भेंट नहीं होगी। अचानक एक दिन जैकब की एक चिट्ठी और शादी का एक कार्ड मिला था। उसकी होने वाली पत्नी का जब मैंने नाम पढ़ा तो वहाँ भी परिचितों में से वह नहीं थी। अच्छा सा नाम था उस लड़की का, आज भी मुझे याद है। उसका नाम था मालिनी। शादी में तो मैं जा नहीं पाया और कार्ड पर लिखा पता कहीं खो गया था। रखा तो मैंने था संभाल कर, लेकिन पता नहीं कैसे खो गया। अभी भी बहुत जी चाहता है, बल्कि कभी कभी मन छटपटाने लगता है अपने जैकब से मिलने के लिए, जानने के लिए कि उसकी ज़िंदगी कैसी कट रही है। जैकब की चिट्ठी से तो पता चला था कि उसके पिता ने यहीं पर उसके लिए एक हिंदुस्तानी किस्म का छोटा सा अमेरिका खरीद दिया था। करोड़ों की लागत की एक रबड़ फैक्ट्री बैठाई गई थी। कोठी, गाड़ी, दरबान, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं जुटने लगी थी। हाँ, यह दीगर बात थी कि जैकब डॉक्टर नहीं बन पाया था। अतीत के संदर्भों में विचरते हुए मैं जेनी से मिलने मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुसा ही था कि जेनी आती दिखी थी, रियाज की बाहों में बाहें डाले। रियाज मेरा परिचित था, एक तरह से मेरा दोस्त भी कहा जा सकता था। दुबला पतला, ठीक ठाक हाइट का गोरा लड़का रियाज मलेशियन था। उसकी नाक चौड़ी चिपटी थी और आंखें उभरी हुई बिल्कुल मलेशियन होने का सबूत दे रही थी। उसके स्ट्रेट हेयर छोटे छोटे कटे हुए थे। मैंने सुन तो रखा था कि किसी मलेशियन लड़के से उसकी अच्छी पट रही है, लेकिन यह नहीं जानता था कि वह रियाज ही होगा। न्यू जेसिस क्लब में ही उससे कई बार मुलाकात हुई थी और बात व्यवहार में अच्छा लगा था। दूर से ही मुझे आते देखकर जेनी रियाज को छोड़कर दौड़ती हुई आई और मेरे गले लग गई। जेनी ने जैसे हम दोनों का औपचारिक परिचय कराना चाहा तो हम दोनों ही मुस्कुरा उठे। जब जेनी अलग हुई तो रियाज मेरे गले लगा। दोनों चहकती हुई उल्लसित से अपने जैसे प्यार से मिले थे। अन्य दिनों की अपेक्षा रियाज और जेनी खुश नजर आ रहे थे, साथ ही रह रहे थे। लिविंग पार्टनर तो वहाँ की आम बात हुआ करती थी। कैफेटेरिया में एक साथ कॉफी पीने के बाद दोनों वैसे ही चहकते हुए चले गए थे।
जाते हुए जेनी ने शाम को अपने फ्लैट पर बुलाया था। शाम को मैं जेनी के फ्लैट में था। रियाज कहीं बाहर गया हुआ था। जेनी भूली नहीं थी। उसने मेरे लिए वही ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने जेनी से पूछा था, तब रियाज से कब शादी कर रही हो? तत्काल तो समझ में नहीं आया कि उसके चेहरे पर मायूसी थी या फिर उसने जानबूझकर मायूसी का मुखौटा पहन लिया था। कहा, नहीं, मैं रियाज से शादी नहीं कर सकती। मैं इतना सपाट सा जवाब सुनकर उसका मुंह देखने लगा। तुमने ही तो बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, फिर शादी क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात सुनकर जेनी ने रहस्योद्घाटन किया कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसके बर्थ के समय, जगह और वर्ष को लेकर गणना करते हुए बतलाया था कि वह मंगली है और जो लड़का मंगला नहीं है उससे शादी करने से वह मर जाएगा। जेनी के मुंह से यह हॉरोस्कोप वाली बात सुनकर मैं चकरा गया। अच्छा, तुमने कब से इन सब बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया है? उसने मेरी बातों को अनसुना करते हुए एक तरह से अपनी बात को दोहराया। मैं रियाज से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह मर जाएगा और मैं उसे प्यार करती हूँ। मैंने उसके ज्योतिष ज्ञान में सुधार करना चाहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मंगली हो, लेकिन जब रियाज का हॉरोस्कोप बनाया ही नहीं गया, उससे मिलाया ही नहीं गया, तो कैसे समझती हो कि वह मर जाएगा? यदि वह मंगला हुआ तो ज्योतिष गणना से तो नहीं मरेगा। जेनी ने मेरे कप की चाय में चीनी मिलाते हुए कहा, व्हाटएवर इट इज, लेकिन रियाज से मैं शादी भला कैसे करूं? मेरा माथा ठनका, मन में एक हंसी जगी, फिर उड़ी चिड़िया। लगता है जैकब की तरह रियाज में भी अपने प्रथम प्रेमी को नहीं पाकर वह इसे भी डंप करने वाली है। बचपन की पढ़ी वह कहानी मुझे याद आ गई, जिसमें शर्त थी कि राजकुमारी के प्रश्नों का सही जवाब देने वाले से वह शादी करेगी और गलत जवाब देने वाला मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यहाँ भी लगता है कि जेनी के मन में कुछ वैसे ही सवाल थे, जिसका उत्तर जिस तरह जैकब नहीं दे पाया उसी तरह रियाज नहीं दे पा रहा था। मुझे रियाज पर दया आ रही थी। मैंने एक कोशिश फिर की ताकि इस आज की राजकुमारी को चाहने वाला बेमौत न मारा जाए। रियाज एक अच्छा लड़का है, वह भी तुम्हें बेहद चाहता है, तुम उससे शादी कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार भी तो प्रेम मोहब्बत तभी होते हैं जब दोनों की राशियों का मिलान होता है। जेनी का चेहरा और ज्यादा मायूस हो उठा। यू मीन मैं रियाज से विवाह कर उसे मर जाने दूं? नहीं, मैं रियाज के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब अपनी हंसी अपने भीतर जज्ब नहीं कर सकता था। खुलकर हंस पड़ा। तुम क्या सच में रियाज से इतना प्यार करती हो कि उसे मरने देना नहीं चाहती? या फिर? तब तक रियाज आ गया था और मेरी बात बीच में ही रह गई थी। वह कहीं किसी काम में फंस गया था। कहीं मैं चला न गया हूँ सोचकर भागता हुआ वह आया था। खुद 3 कप कॉफी अपनी पेंट्री में जाकर बना लाया। हम तीनों कॉफी पीते हुए हंस बोल रहे थे। बातें करते हुए रात उतर आई थी। जेनी, रियाज और मैं बाहर कहीं डिनर के लिए फ्लैट से निकल आए थे। वहाँ मैं उन लोगों के साथ डिनर टेबल पर बैठा पुराने दिनों के लोगों, संदर्भों को पुनर्जीवित करते हुए न जाने कब तक बातें करता रहा। चूंकि रियाज भी पहले से मेरा परिचित था, सो किसी तरह का अजनबीपन हम तीनों में से किसी को नहीं था। कुछ देर बातों की रफ्तार में घूमते रहने के बाद मैंने गौर किया कि जेनी और रियाज कुछ कटे कटे से थे। मैंने जब कारण पूछा तो जेनी कह रही थी कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उन्हें छोड़कर इसके साथ वह मलेशिया नहीं जा सकती। रियाज कह रहा था, ठीक है, तब मैं ही यहाँ तुम्हारे पास हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर रह जाता हूँ। अब तो मुझसे शादी करने में तुम्हें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी यदि कोई शक तुम्हारे पास है तो मैं बिना सुने ही मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे शादी तो कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। मैंने गौर किया कि हॉरोस्कोप वाली बात अब जेनी शुरू नहीं कर रही है, अब नागरिकता वाली बात को लेकर बैठी हुई है। मैंने जेनी को समझाने की गरज से कहा, जेनी, रियाज ठीक ही तो कह रहा है, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, वही यहाँ आ जाता है, पहले शादी के लिए हाँ तो कर दो। रियाज जब उठकर टॉयलेट चला गया था तब जेनी ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम कुछ नहीं समझते हो, रियाज और मैं अलग अलग दो ध्रुवों पर खड़े लोग हैं। हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। मैं उससे शादी करना नहीं चाहती, तुम उससे शादी के लिए जोर नहीं दो, मेरा उससे अब मन नहीं लगता है। मैं उसे परख रहा था, मुझे वह अच्छी लग रही थी,
कितना भी चाह रहा था कि उस पर नाराज नहीं हो पा रहा था। मैं रियाज वाली बात को दरकिनार करते हुए जेनी की ओर मुखातिब हुआ। अच्छा जेनी, तुम कह रही थी कि इस शनिवार को मम्मी पापा से मिलने जा रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ तुषार, मैं अपने लिए एक लड़का देखने जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए देख रखा है। इधर हर शनिवार को जा रही हूँ। 3-4 लड़के देखे भी हैं। तुम तो जानते हो मेरी मम्मी पापा दूसरे धर्म के लड़के से मेरी शादी नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। जेनी डार्लिंग, तुम मुझे क्या लॉलीपॉप खाने वाला बच्चा समझती हो? यदि तुम्हारा मन, चाहे कारण जो भी हो, रियाज से ऊब नहीं गया होता तो मंगली होना, दूसरे देश नहीं जाना और आसपास के नखरे क्या तुम मानने वाली थी? तुम्हें एक नेक सलाह दूं? जेनी ने मुझे निहारते हुए पूछा। क्या? यही कि तुम्हारे जैसी लड़की को अरेंज मैरिज ही करना चाहिए, जिसके साथ मन दबाकर रहते रहते तुम उससे प्यार करने लगोगी। रियाज रुमाल से हाथ पोंछते हुए टॉयलेट से वापस आ गया था। जेनी ने आंखों के इशारे से मुझे चुप कराया। रियाज आकर बैठ गया था। जेनी उसके कंधे पर झुकी उससे कह रही थी, रिजी बाबा गुस्सा मत करो, देखो तुषार कितने दिनों के बाद आया है, लेट्स एंजॉय हिज प्रेजेंस। अपने कंधे पर झुकी जेनी के हाथों को सहलाते हुए रियाज कह रहा था, मलेशिया की नागरिकता लिए बगैर तुम वहाँ डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। जेनी चुप रही। फिर उसने बड़ी चतुराई से बात को मोड़ दिया। तुषार, वन न्यूज़ फॉर यू। मैंने चम्मच सूप बॉल में वापस रखते हुए पूछा, वो क्या? जैकब को बेटा हुआ है और उसने अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर रखा है तुषार। मैंने अच्छा कहा और जैकब की उन दिनों की याद में डूबते उतराते हुए उसका अता पता जानना चाहा। जेनी को उसका पता नहीं मालूम था। वहाँ रहते मैंने उसका पता जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैं उसकी जिंदगी में पहुंचकर कम से कम एक दिन बिताना चाहता था कि मेरी याद की तरह जेनी भी कहीं उसकी स्मृति के किसी कोने में अभी बसी हुई तो नहीं है। जेनी और रियाज एक दूसरे की बाहों में बाँह डाले मुझे विदा करने स्टेशन तक आए थे। ट्रेन खुल गई थी। ट्रेन ओझल होने तक वे लोग हाथ हिलाते रहे। मैं देख रहा था। रियाज जेनी की कमर में हाथ डाले उसे लिए जा रहा था। उसके बालों में बंधा सुर्ख लाल स्कार्फ हवा में उड़ रहा था। जब भी जेनी याद आती थी, स्मृति से बिन्नो झांकने लगती है, जैसे सूर्य की सुनहरी किरणों के पीछे छुपी बैठी हो और झांक कर अपने होने को मेरे एहसास में दर्ज करा रही हो। मन के किसी कोने में रिश्ती हुई उसकी याद चेतना पर जैसे स्याह रंग के उदासी को डुबोकर वह अब लिखने लगती है कि कभी उसके साथ जिया था। बचपन में साथ खेलती बिन्नो की तस्वीर उभरती है, जैसे अपने पास बुला रही हो। साथ साथ कित कित खेलती हुई बिन्नो की आकृति में गोल घेरा लगाकर जवान होती बिन्नो की काल्पनिक तस्वीर मैं बनाने लगता हूँ। काले तीखे रंगों में बनी बिन्नो की इस नई आकृति में आंखों में चुभन होने लगती है। बिन्नो हमारे पड़ोस में रहती थी। छुटपन में हम लोग साथ साथ ही खेला करते थे। एक दफा बिन्नो की माँ बीमार थी और वह बाहर बरामदे में बैठी रो रही थी। उसके पापा रेलवे में किसी क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत थे और उस वक्त उसकी ड्यूटी पर गए हुए थे। मैं बिन्नो से उम्र और क्लास में बड़ा था और अपने बड़े होने का सबूत तो मुझे देना ही था। सो उसके आंसू पोंछे और उसके बालों की चोटी बनाने की कोशिश मैं करने लगा। उसी दिन लगा था कि लड़कियां इतनी सफाई से इतने लंबे लंबे बालों की चोटियां भला कैसे बना लेती हैं। उसकी चोटी मुझसे बन नहीं पाई और अंत में हार कर अपने गले के तावीज के काले धागे से उसके बाल इकट्ठा करके बांध दिए थे। फिर मैं उसके साथ स्कूल गया था। मेरे पापा की दूसरी शहर में नौकरी हो गई थी और मैं पापा के साथ चला आया था। हाई स्कूल में था तो एक दफ़ा जब दादी के पास आया था तब बिन्नो अपने ननिहाल गई हुई थी और अब आईसीएसई की परीक्षा देकर लौटा तो सुना बिन्नो की शादी हो गई है। मैं इस सूचना पर हंसने लगा। वह तो मुझसे भी छोटी थी, क्या मुझसे पहले बड़ी हो गई? दादी ने मेरा ज्ञान बढ़ाते हुए कहा, लड़कियां जल्दी सयानी हो जाती हैं। और माँ के कान में बिन्नो के सयाने होने के सारे लक्षण एक एक कर उड़ीलती रही। बिन्नो के बिना इस दफ़ा अच्छा नहीं लगा था, सूना सूना लग रहा था। इस बीच कई बार घर आया लेकिन कभी बिन्नो से भेंट नहीं हो सकी थी। जब +2 के बाद आया तो सुना कि बिन्नो जलकर मर गई। छोटी सी पंक्ति में बिन्नो की जीवन गाथा खत्म हो गई।
जानकर मन धक्क से रह गया। मैंने माँ से उसकी बाबत जानना चाहा तो थोड़ी बहुत कहकर टाल गई, जैसे उनके लिए यह कोई खास मामला नहीं था। लेकिन मैं बेचैन हो उठा। बिन्नो का बचपन कई रूपों में मेरी आंखों में नाच उठा। एक ही आइसक्रीम को बारी बारी से बिन्नो के साथ खाना, वह अचार लाती और मैं गुड़ की लाई लाता, मिलकर खाते। हम लोग 4 साथी थे। उनमें से एक बिन्नो भी थी जो इस खेलने खालने की उम्र में ही जलकर मर गई। मैं भला कैसे बेचैन नहीं होता। माँ को उदासीन देखकर दादी के पास चला गया बिन्नो की बाबत जानने। वो उसके माँ बाप और भाई को कोसते हुए मुझे बतलाने लगी। बिन्नो के ससुराल वाले उसे 1 साल बाद ही यहाँ बैठा गए कि औरत बदचलन है। सुनकर मैं अचकचा कर हतप्रत रह गया। बिन्नो कब औरत भी हो गई और बदचलन भी? लाख कल्पना करता बिन्नो के एक औरत रूप का चित्र बना ही नहीं पा रहा था। मैंने तो बिन्नो को किशोरावस्था में भी नहीं देखा था। मेरे मन में तो कितकित खेलती बिन्नो की तस्वीर ही बसी हुई थी। दादी कहे जा रही थी, उन लोगों ने सबूत और प्रमाण की तो जरूरत ही नहीं समझी। मोहल्ले में बिन्नो की कहानी बहुत दिनों तक चर्चे में बनी रही। कोई कुछ पूछता तो कोई कुछ पूछता। बिन्नो ने तो अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन तो भाई ने भी कह दिया कि वह कहीं चली जाए या फिर मर खप जाए। समाज में तरह तरह की बातें लोग करते हैं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं उसी समाज में पला बढ़ा हूँ और समझ सकता हूँ कि किसी की बहन बेटी के लिए बदचलन शब्द कैसे अभिशाप हो सकता है। दादी ने आगे कहा, बिन्नो शायद रात भर कुछ सोचती रही थी। जब कोई और रास्ता, कोई और ठौर नहीं दिखा तो उसने अपने मन को कड़ा किया होगा और सुबह सब कुछ सोते छोड़कर किरासन तेल का टिन लिया और आंगन में कुएं के पास चली आई। उसने तेल छिड़ककर आग लगा ली। आग धू धू कर जल रही थी और उसके मुंह से एक आवाज़, एक आहट तक नहीं निकल रही थी। लोग जलने की गंध से घर से बाहर निकले। वह खड़ी खड़ी चुप सादे जल रही थी। घर आंगन के लोग अवाक खड़े देखते रह गए थे। जब उनको चेत हुआ तो जलकर भस्म हो चुकी उसकी काया जमीन से लग गई थी। यह सब सुनकर मैं अपने आप को आहत, असहाय सा आज पहली दफा सोच गया, क्या बिन्नो को मैं प्यार करता था? मेरे सामने जैसे बिन्नो खड़ी हो पूछने लगती है, जेनी और लिसा क्यों बदचलन औरत नहीं कहला सकती? मैं ही क्यों परिवार समाज से प्रताड़ित हो जल मरने पर विवश हुई? क्या इसलिए कि वे दौलत की बदौलत इतनी ऊंचाई पर हैं कि कोई जमीन पर खड़ा उन पर थूक भी नहीं सकता है? या फिर वे स्वयं अपने बारे में इतना ऊंच नीच का निर्णय ले सकती हैं? तो संस्कृति और परंपरा का भार हम मध्यवर्गीय के कंधे पर ही क्यों? उन पर क्यों नहीं जो आसमान पर खड़े हुए संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जेनी अच्छी थी, बहुत अच्छी। जितना जैकब था, जितना रियाज था, जितना उसके साथ बिताए दिन और लम्हे थे, रोएदार मुलायम बिल्ली की तरह जब मन हुआ गोद में दुबक जाते थे। लेकिन बिन्नो की याद तेजाब पड़े की जलन लिए जब तक तलबे से उठती हुई गले में आकर उसे अवरुद्ध कर देती है। समाप्त।